गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जेईई मेंस एंड एनडीए के लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले हम कुछ नोटेशंस जो इस चैप्टर में हम यूज करेंगे उसको समझते हैं। पहली सच नोटेशन इज 0 फैक्टोरियल, ये हमेशा होता है 1। n फैक्टोरियल ये होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक हम इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं NCR, जिसका मतलब है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। और दूसरा हम नोटेशन यूज करेंगे NPR, जिसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। दैट्स इट। तो अब हमारे पास ये कुछ नोटेशंस हैं जो इस चैप्टर में हम यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं बेटे। इसमें क्या होता है, दो तरह के लॉज हैं। पहला है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है लॉ ऑफ एडिशन। इन दोनों की एक एग्जांपल लेंगे। एक ही एग्जांपल में मैं दोनों चीजें समझाता हूं, लॉ ऑफ एडिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने जो है दिल्ली से बस पकड़नी है, जयपुर तक जाना है, जयपुर से आगे हमें कोटा तक जाना है। तो अगर मान लीजिए हमें ये फॉलो करना है रूट, और यहां से लेके जयपुर तक, दिल्ली से लेके जयपुर तक मान लीजिए हमारे पास 3 वेज मतलब 3 वेज टू ट्रेवल हैं, और जयपुर से लेके कोटा तक जाने के हमारे पास 2 वेज पॉसिबल हैं। तो हमें दिल्ली से लेके कोटा तक पहुंचने के सारे पॉसिबल वेज निकालने हैं। तो लेट अस सी कि कैसे इसको हम कर सकते हैं थ्रू दीज 2 लॉज। पहले हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ को। इसमें दिल्ली से जयपुर तक के जो वेज हैं इनटू कोटा, जयपुर से कोटा तक पहुंचने के जो वेज हैं, ये टोटल नंबर ऑफ वेज आपको बता देंगे दिल्ली से कोटा तक पहुंचने के। दूसरा वे अगर सोचा जाए तो लेट अस सी फ्रॉम दिस वे कि एडिशन कैसे हो सकती है। दिल्ली से जयपुर तक अगर मान लीजिए ये एक रूट है, इस एक रूट को मैं कंप्लीट लेके जाता हूं तो मेरे पास टोटल 2 रूट्स बनते हैं। देखिए, एक तो यहां से ये वाला रूट, फिर ये और ये। देखिए, एक गया मेरा यहां से ये और दूसरा गया यहां से ये। तो एक रूट दिल्ली से जयपुर के लिए मेरे पास टोटल दिल्ली से जयपुर, जयपुर से कोटा पहुंचने के 2 रूट्स बन गए। फिर सेकंड रूट के लिए भी मेरे लिए 2 रूट्स बन गए, और थर्ड के लिए भी मेरे पास 2 रूट्स बन गए। तो अगर हम इसको लॉ ऑफ एडिशन से सोचें तो भी ये आंसर 6 ही आएगा। मतलब मेरे टोटल वेज ईदर दिस वे और दिस वे अगर सोचा जाए तो ये होता है ऐड। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं कि ये क्या फंडा है दोनों के अंदर। जब भी आपको कोई चीज एंड में आए, मतलब दिस वे हैज टू बी डन एंड दिस हैज टू बी डन, तो अगर एंड का वर्ड आएगा तो लगाना है मल्टीप्लाई, और अगर कहीं पे और वर्ड यूज होगा तो उसमें हमने लगाना है प्लस। सो दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब हम इस चैप्टर को 2 सेक्शंस में समझेंगे। पहला सेक्शन जो है उसका नाम है परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस का जो मीनिंग होता है ये होता है अरेंजमेंट्स, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड परम्यूटेशन। इसके एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 सीट्स अवेलेबल है और 10 जो है पर्सन्स अवेलेबल है जिनको हमने इन 5 सीट्स पे अरेंज करना है, सिट करना है। लेट अस सी व्हाट विल हैपन। देखिए, जब हम 10 थिंग्स वी आर हैविंग, एक प्लेस को हम 10 वेज में फिल कर सकते हैं। दूसरा प्लेस जो है वो अब 9 वेज में फिल हो सकता है, 10 वेज में नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो एक वेज, एक पर्सन तो यहां बैठा दिया गया है। तो अब हमारे पास 9 ही लोग अवेलेबल हैं, तो 9 वेज में जो है सेकंड प्लेस भरा जा सकता है, थर्ड प्लेस जो है वो 8 वेज में भरा जा सकता है, फोर्थ जो है 7 वेज में, और फिफ्थ जो है वो 6 वेज में भरा जा सकता है। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज देगा कि जिसमें ये सिटिंग अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब यहां मल्टीप्लाई क्यों लगाया, प्लस क्यों नहीं लगाया, उसका हम रीजन समझते हैं। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क्या होगा जब भी एंड का साइन आए, मतलब देखिए हमें ये प्लेस भी फिल करना है, एंड ये भी करना है, एंड ये भी करना है, एंड दिस
एवरी प्लेस हैज टू बी फिल्ड। तो जब एंड का मतलब जहां पे भी एंड आएगा तो हमने वहां पे क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, तो इसका टोटल आंसर आपका इन सब का प्रोडक्ट रहा। इसी की वैल्यू जो है वो 10p r क्या है इसके अंदर, मान लीजिए हमारे पास 5 प्लेसेस थे, तो इस फॉर्मूला के थ्रू भी फॉर्मुलेट की जा सकती है, वो बिल्कुल सेम यही वैल्यू आएगी। अब देखते हैं बेटे कि अगर हमारे पास, ये तो केस था जब हमारे पास प्लेसेस थे कम और लोग थे ज्यादा। मान लीजिए हमारे पास 5 जगह है जो फिल करनी है और 5 ही हमारे पास जो है वो लोग अवेलेबल हैं जब इनको यहां पे फिल कराना है। तो ये जो प्लेस है ये कितने वेज में फिल हो सकता है, 5 वेज में, और ये वाला 4 वेज में, ये वाला 3 वेज, दिस 2 वे एंड लास्ट वन इज विद 1 वे। अब ये जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है 5 फैक्टोरियल। तो ये एक स्पेशल केस बन गया है जिसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं थी, रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो अगर इसी केस में हम ऐसा कुछ लेते हैं जिसमें रेपिटेशन इज अलाउड, अब पर्संस के केस में तो पॉसिबल नहीं है पर डिजिट्स के केस में पॉसिबल है। मान लीजिए हमारे पास 5 डिजिट्स अवेलेबल हैं, तो ये 5 प्लेसेस हैं। अगर हमें मान लीजिए 5 की जगह 6 भी प्लेसेस होते हैं तो ये प्लेसेस हमें इन 5 डिजिट से फिल कराने हैं वेयर रेपिटेशन इज अलाउड। रेपिटेशन यहां पे क्या है, अलाउड। तो मतलब हर प्लेस जो है 5 वेज में फिल हो सकता है, ये भी 5 वेज में, ये भी 5 वेज में, 5 वेज एंड 5 वेज। तो ये 5 की पावर 6 वेज टोटल हमारे पास बनता है। तो लेट अस नाउ जनरलाइज द फॉर्मूला। अगर हमारे पास n टोटल प्लेसेस हैं या n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें अरेंज करना है, कितने प्लेसेस में, p प्लेसेस पे अरेंज करना है या r प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, npr, वेयर r शुड बी लेस देन n। और अगर ये r और n हमारा सेम रहता है तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, जो इस केस में n की वैल्यू r की जगह n पुट करने से भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट आता है, राइट। तो बच्चों अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट परम्यूटेशन और अरेंजमेंट को समझते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड एजुकेशन। सबसे पहले तो इसमें लेटर्स हम गिनते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसिस्ट ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। अगर हमारा 9 लेटर्स हैं और इनको सबको अरेंज करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें कम चाहिए इसमें से डिजिट्स, तो 9 वेज फर्स्ट वे फिल होगा, फर्स्ट प्लेस, 8 वेज में सेकंड वे एंड सो ऑन। तो 9 फैक्टोरियल इसका आंसर बनेगा। सेकंड केस में स्टार्ट्स विद ई एंड एंड्स विद एन। अगर ये स्टार्ट करते हैं ई से और एंड करते हैं एन से, तो हमारे पास टोटल बीच में 7 प्लेसेस बचते हैं और 7 ही हमारे पास जो है लेटर्स बचेंगे, जिसका आंसर रहेगा 7 फैक्टोरियल। थर्ड केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, जो कि है लेटर जो कंटेन कर रही है स्ट्रिंग, दैट इज कैट। CAT जो है वो अक्कर हो रहा है टुगेदर, मतलब जब भी लेटर बनेगा EDU CAT हमेशा एक साथ रहेगा, जो कि आपस में भी शफल नहीं हो सकता। CATION। अब हमारे जो टोटल लेटर्स हैं वो बिहेव कर रहे हैं 1 2 3, ये हमेशा 3 लेटर्स का एक ग्रुप जो है वो हमेशा साथ रहेगा, 4 5 6 7। अब इसको एक ग्रुप मान के हम करते हैं कंसिडर, तो ये एक 4th लेटर की तरह एक्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर्स बिहेव करेंगे और 3 जो प्लेसेस हैं उनको भी हम एक स्ट्रिंग बना देंगे, वो भी एक प्लेस की तरह एक्ट करेगा। तो हमारे टोटल वेज इस केस में रहेंगे 7 फैक्टोरियल्स। अब देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट केस, व्हेन हैविंग लेटर्स CAT अकरिंग टुगेदर। अब जरा समझिए स्ट्रिंग और अकरिंग टुगेदर में क्या फर्क है। अब तक हम कर रहे थे CAT को एक स्ट्रिंग मान के, मतलब ये ACT आपस में अरेंज नहीं हो सकता, मतलब ACT भी पॉसिबल नहीं है, TCA भी पॉसिबल नहीं है। अब बट अगला केस जो है इसमें अकरिंग टुगेदर में हमारे पास जो है ये पॉसिबिलिटी है कि CAT जो है आपस में भी अपना शफल कर सकता है। सबसे पहले तो हम सेम जो पिछला केस था स्ट्रिंग वाला वो मान के इसको अरेंज करते हैं, दैट विल बी इन 7 फैक्टोरियल। अब जो CAT वर्ड है ये आपस में अरेंज हो सकते हैं, लाइक CAT, CTA, ACT, ATC, TCA, TAC, जो कि हैं 3 फैक्टोरियल वेज। तो टोटल ये 3 फैक्टोरियल वेज में पॉसिबल है अरेंज होना। तो ये एंड के केस में आएगा,
तो ये हो जाएगा टोटल हमारे पास 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट केस इज स्टार्ट्स एंड एंड्स विद वॉवल्स। तो सबसे पहले हम गिनते हैं इसमें वॉवल्स कितने हैं हमारे, ई यू ए आई ओ। तो हमारे पास 5 वॉवल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास, जिनमें से ये कहते हैं कि फर्स्ट और लास्ट प्लेस जो है वो वॉवल से फिल होनी है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज 4 वेज एंड लास्ट जो है वो 5 वेज और लास्ट जो है 4 वेज पे फिल हो सकता है। तो बीच में हमारे पास बचते हैं 7 जगह। तो 7 जगहों में हमने कितने लेटर्स फिल करने हैं, वो भी हमारे पास 7 है। तो टोटल वेज 5 इंटू 4, ये देखिए फर्स्ट और लास्ट, इंटू जो 7 प्लेस और 7 ही हमारे पास लेटर्स है, उनका आंसर होता है 7 फैक्टोरियल। तो ये टोटल 5 इंटू 4 इंटू 7 फैक्टोरियल वेज में हमारा ये आंसर आता है। लास्ट केस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस which is called gap method when we want having no two vowels occurring together। हम कोई भी 2 vowels इकट्ठे नहीं चाहते, हमारे पास टोटल 5 vowels हैं और 4 consonants हैं। तो इस लास्ट केस को हम कहते हैं गैप मेथड। जब भी हम कभी चाहते हैं कि 2 चीजें इकट्ठी ना हो, उसको हम करते हैं गैप मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले जो हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट्स है, इनको हम प्लेस कर देते हैं अपनी पोजीशंस पे, डी सी टी और एन। ये 4 कॉन्सोनेंट्स हमने जो है 4 प्लेसेस पे फिल कर दिए। अब इनको आपस में अरेंज करने के वेज कितने हैं, 4 फैक्टोरियल वेज। अब ऐसा करने के बाद हमारे पास 5 गैप्स क्रिएट हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 गैप्स में हम 5 कॉन्सोनेंट 5 वॉवल्स को जो है प्लेस कर सकते हैं। और कितने वेज में कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज में। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड गैप मेथड एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बच्चों अब हम लेते हैं स्पेशल केसेस ऑफ परमुटेशंस। तो सबसे पहला हमारा केस है कि जब हम परमुटेशंस या अरेंजमेंट कर रहे हैं कुछ नंबर्स की, जिनमें से सारे अलग नहीं है, डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, मतलब कुछ एक जैसे लेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वर्ड लिखा हुआ है बेसबॉल, इसमें आप देख सकते हो बी 2 बार रिपीट हो रहा है, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, एल 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे कुछ केसेस पॉसिबल हैं। अभी तक हमने जो केस किया था उसके अंदर सारे लेटर्स, जो एजुकेशन वर्ड में हमने क्वेश्चन में किया था, सारे लेटर्स जो थे डिस्टिंग्विश्ड थे, अलग थे। अब समझते हैं कि जब ऐसा ना हो, एक जैसे लेटर्स रिपीट हो रहे हो, तो इस तरह की अरेंजमेंट्स कैसी होती हैं। तो सबसे पहले तो एज पर डेफिनेशन समझते हैं, द नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल परमुटेशंस ऑफ n things, we are having n things taken all at a time of which p are alike of one kind, q are alike of second kind। और तीसरी हमारे पास कोई टाइप नहीं है इसमें, such that p plus q is equal to n, मतलब टोटल p और q का जो सम है वो n है। Then the case will be, the permutations will be n factorial upon p factorial into q factorial। For example हम इसमें लेके चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास a, b को अरेंज करना है। ये 5 लेटर्स हमारे पास अवेलेबल है, इनको अरेंज करते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट तो होना चाहिए हमारे पास 5 फैक्टोरियल। पर जब हम इनको अरेंज करेंगे तो जो a आपस में जो है, ये जैसे a को हम a1 और a2 मान लेते हैं, तो a1 a2 या a2 a1 जैसी अरेंजमेंट्स जो होंगी, ये 2 नहीं अलग अलग होंगी, ये एक ही अरेंजमेंट होगी, क्योंकि ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है। तो ये आपके अलग नहीं रहेंगे। तो ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनकी हमारी अरेंजमेंट एक जैसी होगी। तो इसको हम उतने ग्रुप वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। सिमिलरली b 3 है तो यहां पे 3 फैक्टोरियल से इसको करेंगे डिवाइड। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आई हुई एग्जांपल है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेसबॉल। सबसे पहले तो इसमें टोटल लेटर्स गिनते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास यहां पे टोटल लेटर्स हैं, जिनमें से 2 B's हैं, 2 B's हैं, 2 A's हैं, 2 L's हैं, E और S हमारे पास डिफरेंट हैं। ठीक है जी, तो 1 E है और 1 S है। दिस इज द वे वी शुड बाइफरकेट दिस होल लेटर सिस्टम। तो 8 टोटल लेटर्स थे जिसको हमने 2 + 2 + 2 + 1 + 1 में ब्रेक कर लिया। अब इसका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, 8 फैक्टोरियल, जितने टोटल लेटर्स हैं उतना अरेंजमेंट, डिवाइड बाय जितने एक जैसे थे, 2 फैक्टोरियल
इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इनको 1 फैक्टोरियल लिख दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये आपका जो है रिजल्टेंट आंसर है। तो बहुत सिंपल आई थिंक कि जितने टोटल लेटर्स हैं उनको ऊपर न्यूमरेटर में लिखना है फैक्टोरियल में, और जितने एक जैसे ग्रुपिंग्स बन रही है उनके अलग अलग डिस्टिंग्विश्ड फैक्टोरियल जो है आपने डिनोमिनेटर में लिखने हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब है कि अगर हमें अराउंड द टेबल, राउंड टेबल के अराउंड हमें कुछ लोगों को बिठाना है, कुछ अरेंजमेंट करना है। मान लीजिए हमारे पास जो यहाँ पे हैं 3 4 5 लोग हैं। लेट अस कॉल देम नेम बाय द नेम A B C D and E। हमें इन 5 लोगों को अराउंड अ सर्कुलर टेबल अरेंज करना है। तो कितने हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स है वो हमें निकालने हैं। तो हमें क्लियर कट यहां दिखता है कि देखो 5 लोग हैं, तो पांचों को अरेंज करने का तो मेथड होता है 5 फैक्टोरियल। पर इसमें कुछ एम्बिग्यूटी है। अब देखते हैं, हमने इनको अरेंज कर दिया, ABCD को अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल वेज में। अब हम एक केस बनाते हैं, जरा इनको एक एक सीट आगे शिफ्ट कर देते हैं। A को यहां ले आए, B यहां ले आए, C यहां, D यहां पे और E यहां पे। अब हमें ये समझना है कि जो ये ABCDE का अरेंजमेंट अब मैंने किया, क्या ये पिछले वाले अरेंजमेंट से डिफरेंट था? नो, बिकॉज आप देखिए सर्कुलर में मुझे A के आगे B ही दिख रहा है और A वाले को अपने पीछे E ही दिख रहा है। तो ये अरेंजमेंट पिछले वाले अरेंजमेंट से डिफरेंट नहीं है। अगर मैं इसको 5 बार टोटल घुमाऊंगा इसी साइकिल में, A यहां पे ले आऊंगा या यहां पे या यहां पे, तो ऐसे 5 केस बनते हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे केस हैं, क्योंकि सर्कुलर में मुझे जो आगे और पीछे दिखाई देगा वो सेम दिखाई दे रहा है। तो 5 के ग्रुप्स मेरा सेम अरेंजमेंट दे रहा है। तो यहां पे मैं 5 से इसको करूंगा डिवाइड, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो 4 फैक्टोरियल बनेगा, ना कि 5 फैक्टोरियल। तो इसको जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज क्या है? अगर हमारे पास n टोटल लोग हैं, n टोटल प्लेसेस हैं, उनको अरेंज करने के लिए हमारे जो वेज होंगे इन द सर्कुलर मेथड, इट विल बी n - 1 फैक्टोरियल। तो ये आपने क्लियरली देख लिया, 5 लोग थे, इनको अगर सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाया तो हमारा आंसर आ रहा है 4 फैक्टोरियल। दूसरा जो है इसका केस बनता है व्हेन, जब ये आपका सिमिट्री हो दोनों साइड पे, मतलब जैसे कि बीड्स या नेकलेस या गार्लैंड जैसा कोई केस हो जिसमें इधर की तरफ अरेंजमेंट या इधर की तरफ अरेंजमेंट, या मैं इसको ऐसे पलट दूं तो वो जो अरेंजमेंट हो एक जैसा हो। तो व्हेन देयर इज अ सिमिट्री, तो उस केस में जो हमारे टोटल परम्यूटेशंस बनते हैं वो बनते हैं n - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, मतलब वो हाफ हो जाते हैं, क्योंकि यहां पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है इसको आप कंसिडर नहीं करते हो। अब हम जो करने जा रहे हैं बेटे उसका नाम है कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेटरी मींस सिलेक्शन। जैसे हमने परम्यूटेशन में मतलब समझा, उसका मतलब होता है अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशंस मींस सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, NCR। अगर हमें टोटल n थिंग्स गिवन है, उनमें से हमने r चीजें सिलेक्ट करनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा NCR। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशंस। इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन क्लियर करते हैं। कंसिडर द वर्ड एजुकेशन। अगेन वी आर टेकिंग द वर्ड एजुकेशन। In how many ways can we select a pair of letters consisting of a vowel and a consonant? तो सबसे पहला केस है कि हमें एक पेयर ऑफ लेटर्स लेना है इनमें से, जिनमें क्या हो, एक वॉवल हो और एक कॉन्सोनेंट हो। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं हमारे पास वॉवल्स कितने थे इस केस में, 5 वॉवल्स हैं और 4 हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जब एक वॉवल चाहिए 5 में से, तो उसका फॉर्मूला होता है 5C1। 4 कॉन्सोनेंट्स में से एक ही कॉन्सोनेंट चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है 4C1। अब हमें पेयर चाहिए, मतलब एक कॉन्सोनेंट चाहिए और एक वॉवल चाहिए, मतलब दोनों चाहिए। दोनों चाहिए तो हमें लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ईदर ऑफ बोथ चाहिए होता तो हमें लगाना पड़ता प्लस। तो यहां पे फर्स्ट केस आपका क्लियर हो गया कि दैट 1 वॉवल एंड 1 कॉन्सोनेंट। सेकंड केस हम लेते हैं यहां पे बोथ वॉवल्स। अब हमें क्या चाहिए, वॉवल्स में से ही दोनों चाहिए, तो 5C 2 वेज। बोथ कॉन्सोनेंट्स, तो कॉन्सोनेंट कितने हैं हमारे पास 4, तो इसका वेज है 4C 2 वेज। तो दिस पार्ट इज ए पार्ट कंप्लीट। नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन अ 5 लेटर, अब हमारे पास क्या है 5 लेटर्स चाहिए हमें। सिलेक्शन बी मेड विद मोर देन 2 वॉवल्स। तो हमें अगर मोर देन 2 वॉवल्स चाहिए, किसके लिए, इन द सिलेक्शन which has 5 letters।
तो मोर देन 2 लेटर्स के हमारे पास कुछ केस बनते हैं। पहला केस तो है 3 वॉवल्स। 5 लेटर्स हमें चाहिए टोटल, तो अगर 3 वॉवल्स होंगे तो कॉन्सोनेंट्स कितने लेने पड़ेंगे हमें? 2 कॉन्सोनेंट्स। दूसरा केस जो इसमें बनता है हमारे पास बनता है 4 वॉवल्स का। अगर 4 वॉवल्स हैं तो कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए? 1 कॉन्सोनेंट। और अगर हमारे पास लेते हैं 5 वॉवल्स तो कॉन्सोनेंट कितना होगा? 0 कॉन्सोनेंट। तो इनको हम लेते हैं अब सिलेक्शन के थ्रू। 3 वॉवल्स चाहिए, कितने में से चाहिए? 5 में से, तो फॉर्मूला क्या है? 5C3। 4 कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट्स चाहिए, तो क्या फॉर्मूला है? 4C2। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। सिमिलरली 5 वॉवल्स में से 4 चाहिए तो 5C4, और 4 कॉन्सोनेंट्स में से एक कॉन्सोनेंट चाहिए तो 4C1। देन लास्ट वन इज 5 वॉवल्स में से 5 वॉवल्स ही चाहिए तो 5C5 इंटू 4C0, क्योंकि 0 कॉन्सोनेंट चाहिए था। अब हमारे ये ईदर केसेस थे, मतलब ईदर दिस इज द पॉसिबिलिटी और दिस इज द पॉसिबिलिटी और दिस इज द पॉसिबिलिटी। जब और का केस आता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है? बीच में एडिशन। तो ईदर दिस केस और दिस केस और दिस केस, तो ये हमारे 3 केसेस एडिशन में आ गए। तो यहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन भी समझ आ गया, कंप्लीट केसेस ऑफ कॉम्बिनेशंस भी समझ आ गए। कॉम्बिनेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। इनके बेस पे 99-100% जो आपका क्वेश्चन है कॉम्पिटिशंस में आता ही आता है। तो एक एक प्रॉपर्टी को जरा हम थ्योरेटिकली एज वेल एज लॉजिकली डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि NCR जो है वो NCN-R के इक्वल होता है। तो लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास जो है 10 लोग हैं, 10 लोगों में से हमने 2 को सिलेक्ट करना है, तो उसके वेज हो जाएंगे 10C2। अब ऐसा करने से हमारे पास जो है 8 लोग अलग हो गए, मतलब एट द एंड हमारे पास क्या बचा? एक तो 10C2 मतलब 2 की सिलेक्शन, एक 2 लोगों का ग्रुप और एक 8 लोगों का ग्रुप। मान लीजिए हम 2 को सिलेक्ट नहीं करते, 8 को सिलेक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास होता है 10C8। ये भी रिजल्ट हमें क्या दे रहा है कि एक ग्रुप बना 8 लोगों का और एक बना 2 लोगों का, चाहे वो लेफ्ट आउट ग्रुप था, पर हमारे पास इवेंचुअली क्या बने? 2 ग्रुप्स बने। तो ये रिजल्ट जो है वेरीफाई होता है इससे कि अगर 10CR आप लेते हो तो वो 10C10-R के इक्वल होगा, क्योंकि ये आपको प्रोसीजर इसके अंदर समझाया गया है। सेकंड केस इज NCR plus NCR-1 is equal to N+1CR। ये जो मैं आपको सारे कंसेप्ट्स बता रहा हूं ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन न्यूमेरिकली सॉल्विंग इट। न्यूमेरिकल तो आप वैल्यूज पुट करोगे, इसके अंदर फॉर्मूलाज डालोगे, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। पर हमें जब पेपर में क्वेश्चन आता है वो हमें सोचने पे मजबूर करता है एक साइड को, और रिजल्ट जो दिया होता है वो सेकंड साइड वाला आंसर दिया होता है। जैसे कि ये 6 प्रॉपर्टी हम करेंगे, बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है, ये काफी बार आ चुकी है। तो जरा इसको समझते हैं क्या है ये कंसेप्ट। देखिए टोटल हमारे पास मान लीजिए अगर N+1 लोग थे जिसमें से मैं R की सिलेक्शन करनी है, तो उसको सोचने का नजरिया जो है एक साइड से तो बनता है N+1CR। अब थोड़ा और तरीके से सोचते हैं, एक स्पेशल केसेस बनाते हैं कि एक पर्टिकुलर आदमी को हम देखते हैं या तो वो उस सिलेक्शन में होगा और या वो उस सिलेक्शन में नहीं होगा। तो दोनों केसेस की जो परम्यूटेशंस होंगी, वो अरेंजमेंट सिलेक्शंस होंगी, वो ऐड होंगी। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि ये सिलेक्शन में होगा। तो NCR कैसे आता है वो समझते हैं कि एक आदमी तो हमारे पास टोटल N+1 में से पहले ही अवेलेबल था, बाकी के बचे N, उनमें से हमने कितने सिलेक्ट करने हैं? R लोग सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी हमारे पास सिलेक्शन में है। अब बचा है एक हमने लेना ही नहीं है। तो एक जब लेना ही नहीं है पर्टिकुलर, तो टोटल लोग तो हमारे हो गए कम, और सिलेक्शन जो है टोटल R लोगों की सिलेक्शन लेनी थी, पर किनमें से लेनी है? R-1 लोगों में से। क्यों? क्योंकि एक बंदे को तो हमने लेना ही नहीं, कंसीडर ही नहीं करना है। तो यहां पे आपका जो टोटल सिलेक्शन हो गई है वो क्या हो गई है? NCR और NCR-1। इनको हम करेंगे ऐड, तो ये हमें टोटल रिजल्ट देगा N+1CR। थर्ड केस इज वेरी सिंपल कि अगर NCX इज इक्वल टू NCY है, या तो X इज इक्वल टू Y होगा या इन दोनों का सम इक्वल टू N होगा। फोर्थ केस इज अ चेन रूल इन कॉम्बिनेशंस। NCR जो होता है, अगर आप इसको न्यूमेरिकली देखोगे तो N/R आगे आ जाएगा इंटू N-1CR-1। इसको हम और आगे चेन पे लेके जा सकते हैं, जो कि क्या बन जाएगा?
n बाय r रहेगा इनटू ये जो n-1 ऊपर और r-1 नीचे, और ये एक एक और कम हो जाएगी वैल्यू n-2 c r-2 हो जाएगी। तो दिस इज लाइक दिस, ये चेन की तरह आपका चलता जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज NCR अपॉन NCR-1। ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा यूज होती है, बाइनोमियल थ्योरम में बहुत यूज होती है। इसमें क्या करना है, आपको फैक्टोरियल्स की फॉर्म में लगाना है और रिजल्ट जो क्रिएट होगा वो ये होगा n-r+1 अपॉन r। जैसे कि आपके पास 10c3 अपॉन 10c2 आ जाता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है, सिर्फ 10 माइनस r इस केस में कितना है 3 प्लस 1 अपॉन r इज 3। तो ये क्या बनता है 11 माइनस 3 विच विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 3। दिस इज द रिजल्ट। तो आपको बहुत ज्यादा फैक्टोरियल्स के अंदर इसको सॉल्व नहीं करना है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा साथ में। मान लीजिए आपके एक दोस्त ने एक पार्टी इनवाइट की है घर पे, उसमें n लोगों को उसने इनवाइट किया है, तो उसके टोटल वेज क्या हो सकते हैं वो हम सोचते हैं सिलेक्शन के NC0, मतलब 0 लोग भी आ सकते हैं, n में से एक भी आ सकता है, और आ गया तो प्लस चलेगा, और NC2 भी आ सकता है, और अप टू NCn भी आ सकता है। पर जब पेपर में आंसर होगा, जो ऑप्शंस में आंसर होगा वो 2 की पावर n की फॉर्म में है। इसको हम रिलेट करते हैं कैसे ये 2 की पावर n बनता है। देखिए एक नजरिया तो था लोगों के हिसाब से कि n में से 0 आया या 1 आया या 2 आया अप टू n आया। अब टोटल n लोग थे हमारे पास, 1 2 3 अप टू n लोग थे। अब मैं इनके नजरिए से सोचता हूं, एक आदमी के पास 2 ऑप्शंस है, या तो वो जाए या ना जाए, तो 2 वेज में जा सकता है। इसके पास भी 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो जाए या ना जाए, इसके पास भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर मैं इन लोगों के हिसाब से सोचूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू मेरे पास n लोग थे। ये सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं ये आपस में होगी मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके बारे में भी सोचना है एंड इसके बारे में भी सोचना है, यहां पे एंड लगता है तो ये होगा मल्टीप्लिकेशन। तो रिजल्ट बनेगा 2 रेज़ टू द पावर n। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक था, जिसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म में हमारे को सोचने पे हिंट देगा, और आंसर जो होगा वो इस फॉर्म में रहेगा। तो बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिलेक्शन फ्रॉम लाइक थिंग्स। अब हमें एक जैसी आइडेंटिकल चीजों में से सिलेक्शन करनी है। अभी तक हमने जो किया था उसमें आइडेंटिकल चीजों की अरेंजमेंट करी थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आइडेंटिकल थिंग्स में से सिलेक्शन। वी हैव m एप्पल्स, n ऑरेंजेस, p बनानास। तो हमारे पास टोटल में क्या है, एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं और बनानास हैं। इसमें से हमारे को m एप्पल्स में से कुछ नॉन जीरो सिलेक्शन लेनी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर आइडेंटिकल चीज में से एक चीज उठाते हैं वो एक ही वे में पॉसिबल है, कोई भी आप उठा लीजिए सब आइडेंटिकल है। अगर एक 2 नंबर्स की सिलेक्शन करनी है, मतलब 2 एप्पल्स की सिलेक्शन करनी है, उसका भी एक ही वे है। तो 1 + 1 + 1 कितने वेज होंगे, m वेज होंगे, पर एक वे इससे ज्यादा होगा जो कि होगा जीरो सिलेक्शन का, मतलब हम कोई भी एप्पल चूज नहीं करते। सिमिलरली n एप्पल्स के अरेंजमेंट के वेज होंगे n+1। सिमिलरली p बनानास के सिलेक्शन के वेज होंगे p+1। और ये सबको में से कुछ लेना है हमने तो इनटू हो जाएगा ये टोटल। इसमें से टोटल अरेंजमेंट, टोटल सिलेक्शंस में से एक केस ऐसा है जब हमने तीनों में क्या लिया है, जीरो सिलेक्शन वाला केस लिया है। वो केस हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे हमें नॉन जीरो सिलेक्शन लिखा गया है। अगर ये ना लिखा जाता नॉन जीरो सिलेक्शन तो हमारा इतना ही आंसर था इन तीनों का प्रोडक्ट, पर यहां पे नॉन जीरो सिलेक्शन की वजह से एक सिलेक्शन ऐसी है जिसमें हमने 0 एप्पल चूज किया है, 0 ऑरेंज चूज किया है और 0 बनाना चूज किया है, उसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है या क्वेश्चंस पे कैसे आ सकते हैं, जैसे कि फैक्टर्स निकालने किसी के, हाउ मेनी फैक्टर्स डज दिस नंबर हैव। तो हमारे पास नंबर है 1 4 4 0 0 0। सबसे पहले तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वो हमारे पास बनती है 2 की पावर 7, 3 का स्क्वायर एंड 5 का क्यूब। अब इसके अगर फैक्टर सोचने हमें तो क्या होंगे, 2 × 3 भी हो सकता है, 3 × 5 भी हो सकता है, 2 स्क्वायर × 3 भी हो सकता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पर जिसमें से एक चीज कॉमन आ रही है कि क्या है, 2 7 टाइम्स है हमारे पास और सारे 2s आइडेंटिकल हैं। 2 3 है हमारे पास और 3 जो है हमारे पास 5 है। तो 2 जो है 7 टाइम्स था, तो हमारी 7 + 1 टोटल जो है सिलेक्शंस आती हैं 2s की
3 की आती है हमारे पास 3+1 और 5 की आती है 2+1 और 5 क्यूब की आती है हमारे पास 3+1। मतलब जितने ये पावर होती है उसमें एक ऐड कर देना है। ये हमारी टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं। इसमें हमने -1 भी नहीं करना, क्योंकि इसकी पावर 0 या इसकी पावर 0 या इसकी पावर 0 हमें क्या देता है 1, और 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो दिस इज 8 × 3 × 4 विच इज इक्वल टू 96। तो टोटल हमारे 96 जो है फैक्टर्स हैं 144000 के। अब हम इसका टॉपिक करते हैं जिसके अंदर है ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस के अंदर हम कुछ 6 to 7 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि अगर हमारे पास n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए गए हैं स्पेस में और उनसे हमें क्या बनाना है, एक स्ट्रेट लाइंस बनानी है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो उसकी टोटल वेज हो जाएंगे NC2। पर अगर हमें स्ट्रेट लाइन के साथ साथ ये भी दिया गया है n कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में ये भी दे दिया गया है कि कुछ पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, आउट ऑफ n m आर कोलिनियर, आउट ऑफ n पॉइंट्स m आर कोलिनियर, मतलब वो एक लाइन में है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो NC2 माइनस, देखिए जो m कोलिनियर थे, जैसे एक लाइन में आ गए m पॉइंट्स, तो इनसे हम क्या करेंगे, जो 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन है ये तो बनी नहीं, सारी अलग अलग लाइंस नहीं बनी, तो हम माइनस कर देंगे। तो MC2 कर दिया माइनस, पर ये एक्चुअल में एक लाइन तो बनी, तो एक लाइन हमें करनी पड़ेगी ऐड। थर्ड क्वेश्चन इज कि हमें पॉलीगन दिया गया है, एक मान लीजिए रेगुलर पॉलीगन दिया गया है जिसकी n साइड्स हैं। तो n साइड्स के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं तो डायगोनल्स बनते हैं 2 पॉइंट से, तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। तो ये आपका डायगोनल कैसे बनेगा, NC2, पर जो साइड्स पे आपके पॉइंट्स हैं इनसे नहीं बनेगा, जो कॉन्सेक्यूटिव हैं, तो ये आपका -n करना पड़ेगा, तो जिससे हमारे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आएंगे। फोर्थ केस इज कि अगर हमें ट्राइंगल बनाना है तो इसमें अगर हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं स्पेस में जो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो हमारे कैसे होंगे, NC3 हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे जो कि हमारे को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स देंगे। नेक्स्ट केस हमारे पास है कि अगर हमारे पास n पॉइंट्स दिए गए हैं जिनसे हमें ट्रायंगल बनाना है, तो उसकी आंसर है NC3, जिनमें से m कोलिनियर हैं तो उनमें से MC3 हम माइनस कर देंगे। 6 केसेस की अगर हमें n पैरेलल लाइंस दी गई हैं और दूसरी m भी आपस में पैरेलल लाइंस दी गई हैं और इनसे हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनाने हैं, तो वो कितने होंगे, NC2 इंटू MC2, जिसकी आप सिंपल एप्लीकेशन चेस बोर्ड में देखते हो। तो चेस बोर्ड में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताइए, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स उसमें कैसे बन सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये कैसे होता है, 8 सेक्शंस ऐसे बने होते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके जो हैं ये इस तरीके से बॉक्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही इधर को बनते हैं। पर ये 8 बॉक्सेस बनाने के लिए वी हैव 9 वर्टिकल लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वर्टिकल लाइंस हैं इन चेस बोर्ड, 9 वर्टिकल लाइंस और 9 ही हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। अगर इनमें से हमें क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 लाइंस चाहिए, 9C2 और 9C2। तो 9C2 इंटू 9C2 से हमारे टोटल जो है वो आंसर बनेगा, वो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनेगा इन द चेस बोर्ड। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीअरेंजमेंट्स। कभी आपने सुना हो कि ऐसा क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि जैसे हमारे पास मान लीजिए 6 लेटर्स हैं और 6 एनवेलप्स हैं, हम चाहते हैं कि जो लेटर हम पर्टिकुलर एनवेलप के लिए चाहते हैं वो उस एनवेलप को छोड़ के बाकी किसी भी एनवेलप में चली जाए, तो उसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन है, इफ n थिंग्स आर अरेंज्ड इन अ रो देन द नंबर ऑफ वेज इन विच they can be rearranged so that no one of them occupies its original place. So the answer will be n factorial into 1 minus, देखिए इसमें पैटर्न है 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial, अगला क्या आएगा minus 1 by 3 factorial and so on, कहां तक जाएगा माइनस प्लस माइनस ऑफ 1 की पावर n into 1 by n factorial। जब इसकी डेरिवेशन करते हैं तो ये 1 और -1 by 1 फैक्टोरियल नहीं आता, ये यहां से शुरू होता है, पर हम इसको सिमेट्री मेंटेन कराने के लिए 1 और -1 by 1 फैक्टोरियल लिखते हैं ताकि सिमेट्रिकली हमें फॉर्मूला याद रह सके।